बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक डिफ़ॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। हमारा स्केलेटन सिस्टम हमारे जो स्केलेटन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मगर चंद समटाइम्स जो होता है ना, ये हमारा स्केलेटन वीक हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। कुछ केसेस होते हैं जिन केसेस को आज हमने डिस्कस करना है। उनमें से पहला केस जेनेटिक काज समटाइम। इसमें हम तकरीबन 4 किस्म के ऐसे जेनेटिक काज पढ़ेंगे जो हमारे स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज़ का बायस बनते हैं। पहला हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे पेयर्ड फेशियल बोन्स होती है ना, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था। पेयर्ड फेशियल बोन्स जो कि 14 की तादाद में होती है, उनमें से 2 होती हैं मैक्सिला और पैलेटाइन। जब मैक्सिला और पैलेटाइन बोन फ्यूज़ होने में, यानी कि मिलने में फेल टू फ्यूज़ हो जाएं, तब एक परसिस्टेंट ओपनिंग रह जाती है हमारी ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी में, जिसे हम क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन कहते हैं। कैसे बेटा? पैलेटाइन जो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन्स होती है ना, ये आपस में फ्यूज़ होने से फेल हो जाती हैं, इसीलिए हमारे ओरल और नेज़ल कैविटी में परसिस्टेंट ओपनिंग रह जाती है, जिसे हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। इसमें अब होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो हमारी खुराक होती है ना, ये हमारी एसोफेगस की में से होते हुए लंग्स में चली जाती है, जो कि एस्पायरेशन निमोनिया कहलाता है। क्योंकि इसमें पार्टीशन तो होती नहीं है, वो बूंद आपस में मिली हुई तो होती नहीं है, इसलिए ये परसिस्टेंट ओपनिंग होती है। और जो हमारी फूड जिसको स्टमक में जाना था, वो लंग्स में चली जाती है और एस्पायरेशन निमोनिया कॉज करती है। इसकी दूसरी कंडीशन मेरे बेटा माइक्रोसेफेली। जैसा कि अब इसका नाम शो कर रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, सेफेली मीन स्कल। अब इसको हम यूनाइट करके पढ़ेंगे, माइक्रोसेफेली स्मॉल साइज्ड स्कल। ये भी चंद किस्म के जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चों का जो स्कल होती है, जो खोपड़ी होती है, जो सर होता है, वो छोटा रह जाता है। इसके बाद आर्थराइटिस हमारे पास ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है जो जॉइंट्स को डैमेज करती है, और ये भी चंद जेनेटिक काजेज़ की वजह से होती है। इसके बाद होती है ओस्टियोआर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस की एक किस्म है जो कि क्रोनिक आर्थराइटिस, यानी कि एक हद जो इंतहा होती है आर्थराइटिस की, हम उसे कह सकते हैं। ये भी जो हमारे पास होती है ना, डिजेनरेटिव जॉइंट होते हैं, और ये भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद हैं हार्मोनल काजेज़। हार्मोनल काजेज़ में क्या होता है? हार्मोनल काजेज़ में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है हमारे पास, ये एक हड्डी होती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। इनमें जो गूदा भरा होता है, स्पॉन्जी बूंद होती हैं, ये खोखली हो जाती हैं, और जो इनमें मैट्रिक्स होता है वो नॉर्मल नहीं रहता, और उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। ये अक्सर जो होती है ना हमारे पास बूढ़ी ख़वातीन, उनमें पाया जाता है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। उस एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल में डिक्रीज़ आ जाता है। वो डिक्रीज़ आता क्यों है? पहली वजह, उसकी सबसे बड़ी वजह कि औरतें जो होती हैं ना, ख़वातीन, खुराक ठीक तरह से नहीं इस्तेमाल करती। वो इस खदशे में होती हैं कि हम मोटी ना हो जाएं, इसलिए जो वो खुराक पहले तो कम इस्तेमाल करती हैं, और जो इस्तेमाल करती हैं वो खुराक उसमें कैल्शियम की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, और दूसरे इसी तरह से जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह होती हैं उसकी कमी होती है। इसके बाद एक अहम ये कि वो काम वगैरह तो करती नहीं है इतनी, जो आजकल की ख़वातीन हैं। एक्सरसाइज जो काम करती हैं, उनकी एक्सरसाइज होती रहती है। जो आजकल की ख़वातीन है वो काम तो करती नहीं है, इसलिए उनकी एक्सरसाइज भी नहीं होती। और इसके बाद जो बूढ़ी ख़वातीन होती हैं, ये तकरीबन स्मोकिंग भी करती हैं। इसी स्मोकिंग की वजह से भी ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब इसका इलाज है एक एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो एस्ट्रोजन के लेवल को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो इसका इलाज भी है। तीसरे नंबर पर आते हैं बेटा जी, न्यूट्रिशनल काजेज़ में आ जाते हैं। न्यूट्रिशनल काजेज़, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे न्यूट्रिशन होती है ना, हड्डियों को ज़रूरत होती है, स्केलेटन को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसमें गड़बड़ आती होगी तो न्यूट्रिशनल काजेज़ होते होंगे। आप उसमें पहली कंडीशन ओस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है? इसमें हड्डियाँ जो होती हैं ना, ये सॉफ्ट हो जाती हैं, भुरभुरी किस्म की हो जाती हैं। क्यों होती हैं?
क्योंकि उन्हें मिनरल सही तरह से नहीं मिलते। हमारी डाइट में जो होते हैं ना वो कमी होती है, मिनरल्स उनके पास पूरे जाते नहीं हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है और वो वीक जो वो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं। बाज़ औक़ात तो जो वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं लेग्स और पेल्विस की बोन्स, हमारी जो कोल्हे की हड्डी होती है वो डिफॉर्म भी हो जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है या उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। इसकी जो हमें सिम्पटम हम कह सकते हैं कि जो हमें मालूम होती है वो ये है कि जब हम कोई वेट बेयर करते हैं या वेट बेयरिंग जब हम वज़न उठाते हैं तो वेट बेयरिंग बोन जैसे कि लेग्स पेल्विस की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके दूसरी टाइप्स में आ जाते हैं, वो है रिकेट। रिकेट बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में अक्सर हमने देखा होगा कि उनकी जो लेग्स होती हैं मुड़ी हुई होती हैं या उनकी जो पेल्विस होती है वो टूटी हुई होती है या मुड़ जाती है, या बाज़ औक़ात तो इतनी कमज़ोर होती है कि हमारा हाथ लगने से या कोई ऐसी ही कोई कंडीशन हो जाए तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ये भी जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी की वजह से होती है या फिर उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब इसका इलाज, हमने सुना होगा कि सनलाइट में बैठने से हमारे अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम इसकी एक इलाज तो ये है कि हम उसकी बच्चे को सनलाइट में बिठाएं या उसकी स्किन को सनलाइट को एक्सपोज करें या फिर उसको जो मिल्क दिया जाए उसमें विटामिन डी भरपूर मकदार में पाया जाए। इसके बाद होती है डिस्क स्लिप, इसे हम हर्निएशन या हर्निएटेड डिस्क भी कह सकते हैं। इसमें डिस्क जो होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क होती है वो स्लिप हो जाती है। अब होता क्या है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये इनवर्टिब्रल डिस्क, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो इनवर्टिब्रल डिस्क पर मुश्तमिल होता है और जो इनवर्टिब्रल डिस्क होती है ये कुशन लाइक पैड बनाती है जो कि जिसके अंदर सेमी फ्लूइड पाया जाता है जो कि न्यूक्लियस पल्पोसस कहलाता है। उसका काम ये होता है, उसका काम ये होता है कि वो जो रबर बाल की तरह काम करता है और वो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो फिब्रोकार्टिलेज होते हैं उनको कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को हम एनुलस फिब्रोसिस कहते हैं। जो डिस्क होती है ना, ये हमारे डिस्क वर्टिब्रल कॉलम ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अब हम देखें, हम वॉकिंग भी करते रहते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करती हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल रेयर केसेस होते हैं, जब हम जंपिंग वगैरह करते हैं तो हम आगे की तरफ बेंड हों या कोई ये ऐसी कोई केस होता है तो हमारी जो ये डिस्क है ना ये स्लिप हो जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है। इस प्रोसेस को हम हर्निएशन कहते हैं। ये जो हर्निएटेड डिस्क होता है इसको हम स्लिप्ड डिस्क भी कहते हैं। इसका काज ये है कि जब हम कोई ऊट पटांग हरकत करते हैं तो ये हमारी जो एनुलस फिब्रोसिस, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर फ्लूइड होता है और ये कुशन पैड की तरह काम करता है ताकि इनवर्टिब्रल डिस्क को इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करे। जब ये एनुलस फिब्रोसिस टूट फूट का शिकार हो जाता है, ये रैप्चर हो जाता है और इसमें से फ्लूइड बाहर निकल आता है और वो डिस्क जो होती है वो स्लिप हो जाती है। इसका इलाज जो है वो कंप्लीट बेड रेस्ट है और पेन किलर से हम इसके पेन को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और ये जो फेल्ड डिस्क होगी ना वो सर्जिकली रिमूव होती है। इसके बाद स्पॉन्डाइलोसिस, ये एक ऐसी किस्म की डिज़ीज़ है जिसमें हमारे वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद जॉइंट्स होते हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं या उनकी फ्यूजन हो जाती है, वो हरकत नहीं कर सकते। इसके बाद सशियाटिका क्या होता है? सशियाटिका एक स्टैबिंग पेन होता है जो तकरीबन ही मेजॉरिटी टाइम हमारी जो लेग्स होती हैं या ये एंकल होता है इसमें हमें महसूस होता है। अब इसकी डेफिनेशन जो हमारा बुक वाला भी बता रहा है कि स्टैबिंग पेन रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ सशियाटिक नर्व, ठीक हो गया। अब ये इसमें हम स्टैबिंग पेन इन द, आप कह सकते हैं कि लेग। अब इसकी रिकवरी कैसे होती है? रिकवरी सशियाटिक इंजरी की रिकवरी जो होती है ना, एक स्लो प्रोसेस होता है और इसमें कई साल लग जाते हैं और तकरीबन ये पूरा भी नहीं होता, इनकम्प्लीट रहता है। इसके बाद
अर्थराइटिस फिर आ गया एक बार। ये हमने हार्मोनल केसेस में, जेनेटिक काजेज़ में भी देखा था, अब हम ये देख रहे हैं न्यूट्रिशनल काजेज़ में भी ये देख रहे हैं। अर्थराइटिस मैंने आपको पहले भी बताया कि जॉइंट्स की जो डिजेनरेटिव या इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है जो कि जॉइंट्स को डैमेज कर देती है। ये जॉइंट्स पर पेन, जॉइंट का तनाव और जॉइंट के ऊपर मौजूद स्वेलिंग या उसका जो फूल जाता है जॉइंट, सूजन आ जाती है, तो उसमें ये उसकी एक अर्थराइटिस कहलाता है। अब अर्थराइटिस की एक्यूट फॉर्म जो होती है ना, ये बैक्टीरियल इन्वेजन की, बैक्टीरियल हमले की वजह से भी हो सकती हैं, और जो कि हम एंटीबायोटिक्स लेकर भी उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुताल्ला कीजिएगा, ताकि मैं आइंदा बेहतरी कर सकूं और जो मेरे अंदर खामी हैं उन पर पूरा उतर सकूं। तो आपसे अपील है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए।